है ना। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक इन्होंने छोटा सा टॉपिक और डिस्कस किया। इन्होंने बोला है कि भाई ये तब होता है जब व्हेन द सेम ऑडिट फर्म इज अपॉइंटेड फॉर टू कंपनीज दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका कब आता है? ये तब होता है जब कंपनीज, दो कंपनीज में आप काम कर रहे हो, अलग अलग कंपनीज में आपकी क्लाइंट हैं दोनों कंपनीज, और दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल की भी ऑडिट कर रहा हूँ, मैं वोडाफोन की भी ऑडिट कर रहा हूँ। दोनों फर्म्स कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, यस और नो? है ना, दोनों कॉम्पिटिटिव फर्म्स है ना, हाँ या ना, यस और नो मत जवाब दो। Yes. यस सर। हाँ, तो दोनों फर्म कॉम्पिटिटिव फर्म्स है। अब इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों Yes. अराइज हो रहा है, क्योंकि देखो, हाँ, इस चीज को समझो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों राइज हो रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी एक कंपनी की बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो दोनों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। दोनों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, है या नहीं है? यस और नो? Yes. यस पहली सर। बात तो ये हो गई कि मेरे पास दोनों कंपनीज की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो भी दोनों ऐसी कंपनीज जो कि आपस में एक दूसरे से एक मार्केट के लिए compete कर रही हैं या एक रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई इसमें दूसरी दिक्कत ये है कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक कंपनी को ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल्स में ये बदलाव कर लीजिए जिससे उसको फायदा होता है, ठीक है, जिससे उसको बेनिफिट होता है, तो दूसरी कंपनी के लिए वो नुकसान का काम होगा। अगर मेरी मेरी एडवाइस से एयरटेल ग्रो कर रही है, तो ये इनडायरेक्टली लॉस टू द वोडाफोन है। ऐसे ही होगा, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। जब Yes. आप ऐसी कंपनीज के लिए काम करते हो जो कि एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, और इवन मतलब वो कंपनीज भी जो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, दो कंपनीज माइट बी दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर बट दे आर ट्रेडिंग विद ईच अदर, तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये माना जाता है कि भाई ऑडिटर उन दोनों कंपनीज को ऑब्जेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जो है वो ऑब्जेक्टिव सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं करती। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट। तो आपको एक अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, आपको अपने क्लाइंट के शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। अगर आप वो करोगे तो उससे एक कंपनी का बेनिफिट होगा, दूसरी का नुकसान होगा। आप कोशिश तो करोगे भाई मैं दोनों को बेस्ट करके दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आप एक के लिए काम करोगे तो दूसरे को उस चीज से लॉस अराइज होगा। ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों ने बोला कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो दूसरी कोई कंपनी जो कि उसकी कंपेटिटिव है या जिसके साथ वो इंटरेक्ट करती है मार्केट में, उसमें आपको ऑडिट नहीं करनी चाहिए। द वर्म वर्क शुड बी अरेंज टू। इसके अलावा फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक सिचुएशन बताइए कि भाई ठीक है, फिर भी अगर ऐसा हो गया है कि भाई आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है, आप दो ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हो जो एक दूसरे के कंपटीशन में है, तो फिर हमको कोशिश क्या करनी चाहिए? हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास एक सेपरेट टीम्स होनी चाहिए दोनों कंपनीज के लिए। ठीक है, आप सेपरेट टीम्स बनाओ, एक टीम को भेजो ए कंपनी में, एक टीम को भेजो बी कंपनी में। ठीक है। और ये बिल्कुल इंश्योर करो कि दोनों कंपनीज की डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। ए टीम को ये नहीं पता हो कि बी टीम क्या काम कर रही हो, बी टीम को नहीं पता हो कि ए टीम क्या काम कर रही है। आ गया? तो ये आपको सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं। आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. सिंपल सी बात है। टू इन यस ऑर्डर सर। टू इंश्योर द फर्म वाज इसको, इसके अलावा ये हमको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, जब हमारे क्लाइंट को डिस्क्लोजर देना चाहिए, हमें कंपनी को बता देना चाहिए कि भाई देखो हम आपकी ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम एक दूसरी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं जो कंपनी आपकी कंपेरेटिव फर्म है। और अगर उसके बाद वो कंसेंट देते हैं, ठीक है, कि भाई आप कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करें, तो ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। आपको अपने क्लाइंट की कंसेंट चाहिए। सेफगार्ड्स मैंने बता दिया, सेपरेट एंगेजमेंट टीम आपको यहाँ पे अपॉइंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिनको आप क्लियर गाइडेंस देंगे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो भी की जजमेंट्स एंड कंक्लूजन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो आपकी ऑडिट फर्म ने जो की जजमेंट्स लिए, जिन कंक्लूजन पे वो पहुंची है, इनको रिव्यू कराना पड़ेगा एक ऐसे पर्सन से, एक इंडिपेंडेंट पर्सन से जो कि अप्रोप्रिएट सीनियोरिटी का है। बस इतनी सी बात है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो?
आगे भी समझ में क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. तो दीज आर दी सेफगार्ड्स, और ये कुछ मेजर्स इन लोगों ने और बताए, जैसे कि आप क्लाइंट की फाइल्स की एक्सेस लिमिटेड कीजिए, इस तरह के प्रोसीजर सेटअप कीजिए कि आपकी फर्म में क्लाइंट की फाइल को हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का फिजिकल सेपरेशन होना चाहिए, साइन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स होने चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर एडिकेट सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं और इफ कंसेंट इज रिफ्यूज्ड द फर्म मस्ट एंड और डिक्लाइन द प्रोफेट परफॉर्म, तो फिर आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है, इतना सही है। ये हम लोगों का रह गया था, क्लियर है, समझ में आ गया, खत्म हो गया ये हमारा, यस और नो? Yes, sir. चलो कुछ यहाँ पे इसके टैच अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई है। एक हम लोगों का टॉपिक और बच गया है इसमें, वो भी फटाफट देख लेते हैं, कि पहले केस देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है, पहले वो देख लो। डिस्क्राइब दी स्टेप्स विम्बल एंड कंपनी शुड टेक टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ म्यूरे कंपनी एंड बार्कर कंपनी। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको केस पढ़ने की जरूरत है, आप तो डायरेक्टली क्वेश्चन है कि आप क्या काम करोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी ऊपर पढ़ के आए, हम जवाब दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, सीट का सिंपल सी Yes, चीज sir. है ना सर, इसका हम जवाब दे सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, कि 6 एथिकल थ्रेड्स आपको बताने हैं विच में अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द विम्बल एंड कंपनी। अब वो एथिकल थ्रेड्स हमको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ केस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको एथिकल थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ केस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ म्यूरे कंपनी और बार्कर कंपनी एंड फॉर ईच थ्रेड आइडेंटिफाइज वेज इन विच द थ्रेड माइट बी रिड्यूस, और फिर हमको बताने की अगर ये थ्रेड है तो उसको कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, आप लोगों को पता है किस तरह के थ्रेट होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफगार्ड्स क्या क्या अप्लाई करते हैं, पता है ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, उसमें कुछ नहीं है, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। यू आर एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द विम्बल एंड कंपनी, अ लार्ज ऑडिट फर्म which is specialize in providing audit and accountancy services। तो आप ऑडिट मैनेजर हो, आपकी फर्म का नाम है सो एंड सो। ठीक है, म्यूरे कंपनी आपके पास आती है और बोलती है यू फर्म आस्क योर फर्म टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर। म्यूरे कंपनी बोल रही है भाई आप हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर बन के काम कर लीजिए। आपने कहा ठीक है भाई। म्यूरे कंपनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाती है, आप एक और फर्म को ऑडिट करते हो, बार्कर कंपनी, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये दोनों कंपनीज आपस में कंपैरेटिव फर्म्स हैं। ठीक है, म्यूरे कंपनी जिसकी ऑडिट आपके पास आई है, और जिस बार्कर कंपनी जो पहले से जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, दे आर बोथ इनटू द सेम मार्केट, दे आर कंपेटिटिव टू ईच अदर। ठीक है, आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि हमको इस तरह की फर्म की ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है, जो कंपनी बेसिकली यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। अब यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक द ऑन द रोल ऑफ द ऑडिट मैनेजर फॉर म्यूरे कंपनी। ठीक है, अब आपको बोला गया कि आप ऑडिट मैनेजर का काम करेंगे म्यूरे कंपनी के लिए। ठीक है, शुड योर फर्म एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, पहले तो ये बताओ कि क्या हमको इसकी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए? No, sir. नहीं करनी चाहिए, या फिर ये तुम डायरेक्टली जवाब मत दो, देखो सब्जेक्टिविटी है इन्वॉल्व होती है ना हमारे इसमें, ऑडिट में, ऑडिट मैथ्स नहीं है कि आप डायरेक्टली जवाब। तो हमने जब ऊपर पढ़ा तो हमने पढ़ा कि भाई हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सेफगार्ड्स बताया ना, उन्होंने क्या बोला कि आप कर सकते हो, लेकिन आप कब कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं बोलना, ऑडिट एक अलग तरीके का सब्जेक्ट है ना। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नो नहीं बोल सकते इस चीज को, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम करेंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने ऊपर हम जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप करते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए, कंसेंट लेनी चाहिए, ये बोला है ना उन्होंने। तो उन्होंने कहीं ये तो नहीं बोला स्पेसिफिकली कि आपको करना ही नहीं चाहिए, अनलेस अनटिल थ्रेट बहुत ज्यादा हो यहाँ पे, या कंसेंट नहीं मिले, या हम सेफगार्ड्स अप्लाई नहीं करें, तब हम मना करेंगे। ठीक है, काम आएगा तो मना नहीं करना उसको, भाई ये चीज समझिए। आ रही बात समझ में, आया ना? आपकी Yes, अप्रोच sir. क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इट इज नॉट द मैथ्स जिसमें चीजें बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो है हम लोगों को काम अगर करना है तो काम कैसे करना है ना। आप एज अ ऑडिटर यू हैव टू फाइंड आउट द वे। देखो एक फर्क होता है
ठीक है। एज अ प्रोफेशनल जब आप काम करते हैं तो बहुत फर्क इस चीज में आ जाता है। देखो, आपको कोई भी पर्सन प्रोफेशनल अपॉइंट इसलिए नहीं करता कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बोल दो भाई तेरे को तेरे लिए तो ये हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो परेशान है और उसको पहले से पता है ये चीज नहीं होगी, ठीक है, तो वो आपके पास क्यों आया है? वो चाहता है कि आप उसको कोई रास्ता बताओ, इसलिए आया ना आपके पास। यस और नो? आया ना, इसलिए आया। Yes, sir. वो तो उसको भी पता है ये चीज की नहीं हो सकती या हो सकती है, जो भी बात है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर आप उसको दे दोगे तो इट इज नॉट द प्रोफेशनल आंसर। प्रोफेशनल आंसर होता है कि जैसे हम लोगों के पास कोई ऑडिट क्लाइंट आएगा तो हम उसका काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीजों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली से नो, ये नहीं करना। तो आपको देखना पड़ेगा कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मेरे स्टैंडर्ड्स मुझे अलाउ करते हैं तो क्या सेफगार्ड, अगर मेरे को करूंगा तो क्या सेफगार्ड लेकर के चलने पड़ेंगे इस तरीके। तो इसका आंसर नो नहीं है, इसका आंसर ये यस, सब्जेक्ट टू दी। आपको आंसर ये लिखना पड़ेगा, वी कैन डू दी ऑडिट ऑफ बोथ दी फर्म्स बट सब्जेक्ट टू दी डिस्क्लोजर्स एंड दी कंसेंट ऑफ दी पार्टीज। यही होना चाहिए आंसर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एंड व्हाट स्पेसिफिकली सेफगार्ड्स हम जो है वो करेंगे। ठीक है, यू ओन अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स इन द म्यूरे कंपनी एज यू यूज टू बी एन। अब यहाँ पे थ्रेड्स बताओ, आप कंपनी में कुछ शेयर्स जो है वो खरीद आपने रखे हैं। ठीक है, आप कंपनी के एम्प्लॉय भी थे। ठीक है, तो Don Henman, who has been the engagement partner of the Barker Company for 12 years, will take the role of engagement partner of the Murray Company. The audit senior will Tim Andrews and his sister in the financial control। अब यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं छोटे छोटे। एक तो कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट कर, शेयर ओन करना, ये थ्रेड है। ठीक है, आप यू यूज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डॉन हैनमैन हु हैज बीन द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द बार्कर कंपनी। अब आप इसके एम्प्लॉय भी रहे हुए हो कहीं पे, ये भी एक तरह का अपने आप में थ्रेट है। कौन सा थ्रेट दिख रहा है? फैमिलियरिटी थ्रेट आ रहा है यहाँ पे, क्रिएट हो रहा है, आप उससे फैमिलियर हो, आप उसकी जान पहचान है आपकी उससे, है ना? Yes, sir. फैमिलियरिटी Yes. थ्रेट क्रिएट हो रहा है आपका। ठीक है, क्लाइंट के साथ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपका रहा हुआ है। ठीक है, और the senior will Tim Andrews as his sister is the financial controller at the Murray company and therefore he knows the business well। तो जो ऑडिट सीनियर है टिम एंड्रयूज, और उसकी जो बहन है वो म्यूरे कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर रही है। ठीक है, इस वजह से वो बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। दी ऑडिट सीनियर ऑफ विल बी टिम एंड्रयूज, मतलब ये जो ऑडिट आप करोगे म्यूरे कंपनी की, इसमें आपका जो सीनियर ऑडिट सीनियर रहेगा वो टिम एंड्रयू है और उसकी सिस्टर है। ठीक है, विल बी टिम एंड्रयू एज हिज सिस्टर इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर, और जो आपका सीनियर है ऑडिट सीनियर, उसकी बहन जो है वो म्यूरे कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर है। तो यहाँ फैमिलियरिटी थ्रेड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इंटिमिडेशन थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है, फैमिलियरिटी थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपका सीनियर जो है यहाँ पर, वो टिम एंड्रयू जो है उसकी बहन कंपनी की फाइनेंशियल कंट्रोलर है। तो क्या वो एक ऐसी पोस्ट पे काम करती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करने की पोजीशन रखती है, यहाँ पे कंट्रोल Yes, कर sir. सकती हो फैन? तो ये एक थ्रेड हो गया। ठीक है, एक तरीका ये एक थ्रेड हो गया। आगे इन्होंने क्या बोला, अब ये थ्रेड्स ये करके आइडेंटिफाई आप लोगों को करने पड़ेंगे, और थ्रेड आइडेंटिफाई करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग क्या क्या सेफगार्ड ले सकते हैं इसके। योर फर्म रिसेंटली परचेज सम बिब्स, फुटबॉल्स, अदर इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूरे कंपनी। अब आपने खुद, आपकी खुद की फर्म ने इनसे ये सब चीजें खरीदी है फॉर दी फर्म्स एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट। आपकी खुद की फर्म की एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है, आपकी बहुत बड़ी फर्म है जिसमें 300-400 ऑडिटर्स आप लोग काम करते हो। ठीक है, तो उन्होंने आपको ये, आपने उनसे परचेज किया, म्यूरे कंपनी ने आपको ये सभी इक्विपमेंट फ्री में दिए थे। ठीक है, टू द फर्म इफ दे, वो भी तब दिए थे जब उन्होंने बोला था कि अगर आप ऑडिटर का रोल एक्सेप्ट करोगे तो ये सारी चीजें हम आपको फ्री में देंगे, फ्री फ्री फ्री। कैसे कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है? Yes, sir. Gift and Yes, hospitality. गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया सर। इसको कैसे हम अपने सेफगार्ड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, द फी फॉर द लास्ट ईयर ऑडिट ऑफ बार्कर कंपनी, पिछली बार का पेमेंट नहीं आया है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड बाय डॉन हैनमैन टू लुक इनटू द मैटर, आपको बोला गया इस मैटर में देखने के लिए। ये भी एक थ्रेड है, आपकी फीस ड्यू है यहाँ पर, यस और नो? yes, sir. तो Yes, हम sir. देखेंगे। हाँ, अब आपको बताना है हम सेफगार्ड क्या क्या, हमको देखना पड़ेगा फीस कितनी ड्यू है, क्या वो मटेरियल है,
मटेरियल फीस है, ये सब चीज। तो ऐसे आप लिखेंगे आंसर और सामने उसके उनके सेफगार्ड लिखेंगे, पॉसिबल इतना सही करना है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? आई Yes, होप ये sir. क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं घर पे आराम से, कर सकते हो नहीं कर सकते क्वेश्चन आराम से? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि भाई एक छोटा सा टॉपिक इन लोगों ने और डिस्कस यहाँ पे किया है, एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग एन ऑडिट एंगेजमेंट। तो क्या जब कोई ऑडिट हम लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं या उसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने का मतलब होता है कि भाई हम एक पीरियड के लिए काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब उस पीरियड के बाद जब नेक्स्ट पीरियड में ऑडिट हमको करनी है तो उसको कंटिन्यूएशन बोलेंगे। तो उस वक्त क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए, देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, कि भाई क्या मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले एथिकल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो देखने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा देखनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल क्लियरेंस आपको चाहिए, प्री कंडीशंस होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें लोगों ने यहाँ पर बताई। छोटी छोटी से टॉपिक है, फटाफट से डिक्लेयर। प्रोफेशनल क्लियरेंस सही होती है, देखो आप अगर कहीं पर नई ऑडिट करने जाते हो, कोई क्लाइंट आपका नया क्लाइंट है, और तो उसके प्रीवियस ऑडिटर से आपको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी होती है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल क्लियरेंस आप कैसे लेंगे? आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग ऑडिटर के पास नहीं जाएंगे, आप इसके लिए परमिशन लेंगे अपने क्लाइंट से कि भाई मेरे को एग्जिस्टिंग ऑडिटर से कांटेक्ट करना है। अगर आपका क्लाइंट आपको रिफ्यूज कर देता है तो आप भी एंगेजमेंट रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो परमिशन आप लीजिए, आउटगोइंग ऑडिटर या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर जा रहा है, जो पुराना ऑडिटर है, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन जानकारी आप ले मांग सकते हैं वो मांगिए, और उससे पूछिए कि क्या उस आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कुछ कैसे केसेस वैसे हो सकते हैं, जैसे वो आपको बताएगा कि भाई मेरी फीस बहुत टाइम से बकाया है, ये दे नहीं रहे, मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो आपको जानकारी बहुत सारी दे सकता है कि क्यों आपको वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो वो आप उससे पूछे कि आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर उसका कोई रिप्लाई रिसीव नहीं होता है तो प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर उसको ट्राई कर सकता है कोई अदर मीन से कांटेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी वो कोई जवाब नहीं देता है तो प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर चूज कर सकता है एक्सेप्ट करने का, बट ऐसे केसेस में उसको ध्यान से ये काम आगे करना चाहिए। अगर रिप्लाई रिसीव किया, अगर उसने कोई जवाब दिया तो आप देखिए कि क्या जवाब दिया है, एक्सेस कीजिए कि असेसमेंट उसका कीजिए कि कोई एथिकल और प्रोफेशनल तो रीजन तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर मस्ट आस्क द क्लाइंट फॉर परमिशन टू रिस्पॉन्ड टू द, और इवन अगर आपको उसका जवाब भी देना है तो भी आपको अपने क्लाइंट की परमिशन लगेगी। तो क्लाइंट की परमिशन आपने दोनों बार ली है, उससे कांटेक्ट करते वक्त जब उसने कुछ आपसे बात करी है तो उसका रिप्लाई देने के लिए भी आपको उसके देखना होगा। क्लाइंट अगर मना करता है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर शुड नोटिफाई द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर को क्लाइंट की परमिशन लगेगी, अगर क्लाइंट उसको रिफ्यूज करता है तो ये बात एग्जिस्टिंग ऑडिटर को प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर को बतानी चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है, सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज है, yes or no? Yes, sir. तो ये आप ये सबसे पहले तो प्री क्लियरेंस ले लीजिए ऑडिट का, इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी देख लीजिए कि भाई क्या यहाँ पर अगर मैं काम करूंगा तो मेरी इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, कोई थ्रेट तो नहीं है मेरी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के जिसको कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊं टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो अगर इस तरह की थ्रेट है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर इस तरह की थ्रेट नहीं है, मतलब थ्रेट है जिसको मैनेज किया जा सकता है एक्सेप्टेबल लेवल तक, तभी करना चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी देख लीजिए, जहां पे मैनेजमेंट बदमाश है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी अगर उसके अगेंस्ट में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है जहां पे उसने जो है कोई डिसऑनेस्ट एक्ट किए गए, कोई मिसकंडक्ट किए गए, तो ऐसे क्लाइंट का काम हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स ही वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होगा, वहां पे जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी वो बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, वहां पे अकाउंट्स बहुत ज्यादा बाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स उन्होंने जो होंगे वो बिल्कुल भी काम नहीं करो, तो वहां आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है ना, ठीक है, तो आपको उनका काम नहीं करना चाहिए, जनरली नहीं करना चाहिए। देख लो कि भाई थ्रेट उसको मेंटेन आप कर, मतलब फिर मैं बोलूंगा डायरेक्ट आपको सीधा जवाब नहीं देना, आपको ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो क्या ऐसे केस में हम इसको इसमें कोई सेफगार्ड अप्लाई करके इसको हम एक्सेप्टेबल रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तभी आप यहाँ पर करिए।
ठीक है, नहीं स्टिल देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उन्होंने एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंट्रो ड्रेसिंग कर रखी हो, मैनेजमेंट बाइस्ड है, इनएप्रोप्रिएट जजमेंट्स लिए हुए, कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, ऑडिटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे वहां पे हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रॉड है, अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, यहाँ पे अनरिलायबल मैनेजमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है जिन पे विश्वास नहीं किया जाता। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हमारे मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के होते हैं। स्पेशली एक केस हम लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग का जरूर देखने को यहाँ पे इन्होंने अलग से डिस्कस किया है। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, समझते हो मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? Yes, sir. क्या होता Yes, है sir. बताओ, बताओ भाई किसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? सर इलीगल मनी को कन्वर्ट करना लीगल में। और कुछ? और कुछ भी मतलब हो सकता है इसका, कि सिर्फ इतना ही है? और भी वैसे मनी लॉन्ड्रिंग ब्रॉडर है, चलो कोई बात नहीं, आप के लिए ठीक है। फिर जहां पे हम लोग ब्लैक मनी का कन्वर्जन, इस बात की चांसेस दिख रहे हैं आपको कि भाई इस कंपनी को के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब इस कंपनी को यूज में लिया गया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस कंपनी की आपको ऑडिट बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये या फिर मना कर देना चाहिए जब आपको दिख रहा है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लाइंस नहीं करी गई है, या फिर आपको दिख रहा है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है, या एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ पे बाय द क्लाइंट, या इस बात के चांसेस हैं, तो ये आपको पहले देखना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दी ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, the firm must comply with money laundering regulations which require client due diligence to be carried out. If there is suspicion of money laundering or actual money laundering committed by the prospective client, the firm cannot accept the agreement. अब ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जवाब दे सकते हो कि नहीं सर ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो चीज है वो क्लियर है। तो अगर आपको सस्पिशियस है, मतलब आपको इस बात का संदेह, सस्पिशियस वर्ड का मतलब होता है, सस्पिशन वर्ड का मतलब संदेह, तो अगर आपको संदेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या फिर एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग कमिट करी गई है आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ने, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी जो है वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फर्म कैन नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, उन्होंने इफ बट नहीं लिखा है यहाँ पे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो ये चीज? Yes, sir. जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे, जहां पे हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं देना है। हालांकि देखो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में तो यही होता है, सब बहुत सारी कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो क्या उनकी ऑडिट नहीं होती? क्या सबकी ऑडिट होती है? होती नहीं होगी सबकी ऑडिट? Yes, sir. सबकी ऑडिट हुई होगी ऐसा नहीं। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ये एथिक्स हैं, पर दुनिया में सब चलता है। नेक्स्ट हमको देखना है कि भी प्री कंडीशंस में एक इंपॉर्टेंट चीज रिसोर्सेज भी है। ठीक है, तो जब आपके पास कोई ऑडिट आएगी, तो उस ऑडिट को करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं अवेलेबल इस तरह की एंगेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखो, आप धीरे धीरे बड़े बनते हो, आप जब ग्रो होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन उसके लिए बहुत काम आपको करना पड़ता है। तो अब कोई एकदम से कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाए जिसकी काम करने के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो स्किल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो टीम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मेरा मतलब टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे पास एडिक्वेट एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो, क्योंकि अगर फिर मैं काम करूंगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है यहाँ पे खराब होगा नहीं होगा? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. रिसोर्सेज अगर नहीं है तो भी मना करना पड़ेगा काम करने के लिए। उसके अलावा रिस्क अगर आइडेंटिफाइड, ठीक है, एनी रिस्क आइडेंटिफाई, कुछ रिस्क है जैसे कि पुअर परफॉर्मेंस, पुअर कंट्रोल्स, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस शुड बी कंसीडर, दीज रिस्क कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्क। बट यहाँ पर देखो रिस्क वगैरह इनमें इन्होंने ये नहीं बोला कि भी आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पर से बोला कि भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देख लो कि कोई ऐसा रिस्क है जिसको कि इस पे ध्यान देना जरूरी है,
जिनसे कि एंगेजमेंट लेवल का रिस्क बढ़ता है, ठीक है, या फिर एप्रोप्रिएट, तो उन रिस्क को आप कंसीडर कर लो, उसको हम लोग उस पे हम लोग स्पेशल फोकस करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मना नहीं किया ना कि काम नहीं करेंगे, बोला है क्या ये चीज, इसके लिए तो रिस्क अगर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, रिस्क अगर ज्यादा है तो हम लोग देखेंगे कि रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आगे समझ में, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा दे टॉक अबाउट द फी, द फी फर्म शुड कंसीडर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फी शुड बी कमेंसुरेट विद द लेवल। इसके अलावा फी आपकी एक्सेप्टेबल दोनों के बीच में जो है वो जो भी डिटरमाइंड हुई है वो क्लियर होनी चाहिए। फीस बाद में डिटरमाइंड नहीं होती, वो आपके एंगेजमेंट के टाइम पे डिटरमाइंड होती है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि आप जो फीस बोल रहे हो उसके लिए आपका क्लाइंट एग्री है, और दूसरी चीज इन एडिशन आपको अपने क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस देख लेनी चाहिए कि कहीं काम के बाद वो आपको मना कर दे फीस देने के लिए, बोले मेरे पास पैसा नहीं, ठीक है, दिक्कत आएगी फिर। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट दे टॉक अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो स्किल ही हो गया, वो रिसोर्स ही हो गया एक तरीके का कि आपके पास काम करने के नेसेसरी स्किल्स है। क्लाइंट की रेपुटेशन आपको देख लेनी चाहिए कि भी कोई बहुत ऐसा क्लाइंट तो नहीं है जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। इफ देयर आर एनी रीजन व्हाई द फर्म बिलीव इट मे नॉट बी एबल टू इश्यू एन एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट शुड, अब यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, अगर आपके पास रीजंस हैं, फर्म को लगता है कि भाई हम इस क्लाइंट इतनी, इसकी रेपुटेशन इतनी खराब है कि हम इसका अगर काम ले लेंगे तो हम एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आपको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आगे समझ में, क्लियर है बेटा यहाँ तक, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, Yes. हाँ या ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर ये बोलते हैं प्री कंडीशंस फॉर एन आईटी। अब ISA 210 की यहाँ पे डिस्कशन किया गया, ISA 210 क्या कह रहा है वो आप देख लो। ISA 21 कह रहा है, 210 कह रहा है कि अगर ये प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तभी ऑडिट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। अगर ये प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो ऑडिट करनी है, अदरवाइज ऑडिट नहीं करनी है, ठीक है। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एग्री करने हैं। एग्री किसके बीच में होंगे, एग्रीमेंट, एग्री मतलब एग्रीमेंट होगा। ISA 210 कह रहा है कि एग्रीमेंट करो, किसके साथ करोगे एग्रीमेंट, अपने क्लाइंट के साथ आप एग्री करेंगे, दोस्तों नो? Yes, sir. तो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना है, ISA 210 ये कह रहा है, ठीक है। और एंड दी कोड ऑफ एथिक्स, और कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं कि क्या मैं एज पर कोड ऑफ एथिक्स मेरे जो हैं क्या मुझे वो परमिट कर रहे हैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने के लिए या नहीं। तो ऑडिटर्स को प्री कंडीशंस जो हैं वो स्टैब्लिश करनी चाहिए। प्री कंडीशंस जो स्टैब्लिश होती हैं वो आपके एग्रीमेंट से होती है या एंगेजमेंट लेटर से होती है। उस एग्रीमेंट को हम लोग यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई यहाँ पे, एंगेजमेंट लेटर। तो आपकी प्री कंडीशंस जो होती हैं वो सारी आपके एंगेजमेंट लेटर में होंगी, ठीक है भाई। आगे बात समझ में क्लियर है, सिंपल सी चीज है, यस और नो? Yes, sir. ISA 2, तो ये आप जो प्री कंडीशन सेटअप करोगे वो एंगेजमेंट लेटर के थ्रू करोगे, ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ में जहाँ पे अप्रोप्रिएट है DCWP के सामने। प्री कंडीशन है क्या क्या, मतलब आप क्या क्या प्री कंडीशन सेटअप कर लोगे, क्या क्या चीजें एग्री कर लोगे, ठीक है। पहले तो जैसे कि ये चीज आप एग्री कर लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है। कल को क्लाइंट बोल दे कि हमें क्या पता था, आपने ये थोड़ा ना बोला था कि भाई एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप देखोगे, आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बना लिया, तो हमने बोला कि भाई हमारी ऑडिट में हमको यही देखना होता है कि भाई आप जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ये कह रहा था, तो आप ये आप एग्री कर लीजिए कि क्लाइंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डेंस में बनाएगा, ठीक है। वो बने हैं नहीं बने हैं उसके ऊपर तो मुझे ओपिनियन देना है, बट उसको बनाने तो उसके हिसाब से ही है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. प्री कंडीशन ये है कि भैया मैनेजमेंट ये मानता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए वो सेटअप करना उनकी जिम्मेदारी है।
ऑडिटर को सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का एक्सेस देना, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये कुछ प्री कंडीशंस हैं जो आप पहले से सेटअप कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, एग्री कर लीजिए क्लाइंट के साथ थ्रू दी एंगेजमेंट लेटर। अगर क्लाइंट उसके बाद कोई लिमिटेशन आपके उसी वक्त, मतलब उसके बाद तो क्या, क्लाइंट अगर कोई लिमिटेशन आपके ऊपर इम्पोज करता है, ठीक है, जब क्योंकि काम आप करना अभी चालू किया नहीं है, एट वेरी वी आर एट वेरी स्टार्टिंग स्टेज, अभी हम दरवाजे पे खड़े हैं, अब इस घर के अंदर घुसना है नहीं घुसना है वो डिसाइड करना है। ठीक है, यही है भाई एक्सटर्नल ऑडिटर, घर आपका नहीं, घर किसी और का है, आप तो देखने जा रहे हो घर में सब चीजें ठीक है या नहीं है। तो आप जो उस घर का मालिक है या जो उस घर को संभाल रहे हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लो, भैया घर में आऊंगा तो इज्जत से रखोगे, तमीज से रखोगे, जो चीज मांगूंगा वो दोगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगूंगा वो दोगे। ठीक है, इस घर को सजाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी है, मैं सिर्फ देखने आ रहा हूँ कि आपने काम सही से किया है नहीं किया, यही बात है ना? यस और नो, ये चीज है। Yes, तो sir. अभी मैं अंदर तो नहीं घुसा हूं, और अगर क्लाइंट बोल लिमिटेशन लगाता है कि नहीं भाई मैं आपको ये नहीं करने दूंगा वो नहीं करने दूंगा, और आपको लग रहा है कि भाई इस हिसाब से तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा अगर आप इस तरीके से लिमिटेशन मेरे ऊपर इम्पोज करोगे, तो आपको उस घर में घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको ऐसी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये मुझे काम नहीं करने देगा, ये इसका, मैं अगर इस घर में घुस गया, अगर मतलब मैंने ये ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, तो मेरे को हो सकता है कि यहाँ पे ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ जाए। तो ऐसी ऑडिट मेरे को क्या नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द मैनेजमेंट इफ द लिमिटेशन इज इन स्कोप ऑफ द ऑडिटर वर्क। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? है ना? Yes, sir. तो आप इस चीज का इम्प्लीकेशन समझिए प्रैक्टिकली कि भाई अगर आपको क्लाइंट ने ये बता दिया है कि वो लिमिटेशन लगाएगा, और आपको लग रहा है कि भाई इस लिमिटेशन की वजह से इस हद तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा कि मुझे डिस्क्लेम करना पड़ेगा, तो ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस के लिए इन लोगों ने कुछ बात बोली है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं कि जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कंटिन्यू करते हो, तो भी आपको जो ये एंगेजमेंट लेटर होता है ना, ये वापस से बनाया जाता है हर साल का। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो नहीं हो गया। ठीक है, आपको इसको वापस बनाना पड़ेगा टू अगेन टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू द फॉर द फॉलोइंग इफ एनी सिग्निफिकेंट इफ यू हैव अराइजन ड्यूरिंग सच एज डिसएग्रीमेंट्स विद द मैनेजमेंट ऑर्डर, द फर्म में कंसीडर रिजाइनिंग। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिट कंटिन्यू करनी है, आपने एक साल काम किया लेकिन अब आपको लग रहा है कि ठीक है भाई आपने मुझे घर में बुलाया लेकिन मैं डिसएग्रीमेंट हूँ, आपका मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट है मेरा, आपका मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देता, झूठ बोलता है, तो ऐसे केस में आपको ऑडिट कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पे रिजाइन करने के लिए सोच सकते हैं। अभी आपने सोच सकते बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि सोच करना ही है। अगर यू कैन इफ यू पुट सम एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, उस थ्रेट को रिड्यूस किया जा सकता है, तो आप कर सकते हो। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, हाँ, लास्ट इसमें उन लोगों ने एंगेजमेंट लेटर के बारे में डिस्कस किया है। एंगेजमेंट लेटर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट है फर्म और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, इस लेटर को ऑडिट कमेंस होने से पहले बनाना पड़ता है। पर्पस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के रिस्क को रिड्यूस करना, एक्सेप्टेंस को कंफर्म करना, और टर्म्स एंड कंडीशंस को एंगेजमेंट की सेट आउट करना। इस एंगेजमेंट लेटर में बदलाव किए जा सकते हैं जब आप फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस पे इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, जनरली रीइश्यू करने की जरूरत नहीं होती, रिव्यू करने की जरूरत होती है, अनलेस देयर आर चेंजेस टू द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। रिव्यू करने का मतलब वापस से याद दिलाना मैनेजमेंट को कि भाई ये हम लोगों के बीच। हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बता नहीं, बस मैं शायद डिस्कनेक्ट, मेरी आवाज आ रही थी तुम लोगों को लास्ट तक? मैं क्या बोल रहा था? No, sir. कहाँ से बंद हो गया था? Sir, engagement letter से. पता नहीं कैसे, पर हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। चलो एक मिनट वापस से देख लेते हैं भाई, एंगेजमेंट लेटर का क्या पर्पस है। अभी आ रही है आवाज क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एंगेजमेंट लेटर आपको ऑडिट कमेंस होने से पहले भेजना पड़ेगा। एंगेजमेंट लेटर का पर्पस है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करना, एक्सेप्टेंस को कंफर्म करना, और टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट आउट करना। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एंगेजमेंट लेटर शुड बी रिव्यूड, हर साल आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, रीइश्यू करने की जरूरत नहीं है। आईएसए 210 कहता है
कि हर साल आपको एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट को याद दिलाने की जरूरत है, ठीक है, रीइश्यू करने की जरूरत नहीं, याद दिलाने की जरूरत है क्लाइंट को कि भैया हमारे बीच में ये टर्म्स एंड एंगेजमेंट हुए हैं साइन, इसको ध्यान रखिए। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई एंगेजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज है, अगर उसमें कुछ बदलाव आ गया तो आप उसको रीइश्यू करें। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब चेंजेस क्यों करने पड़ सकते हैं? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, मतलब कोई नया कानून आ गया, उसने आपके ऊपर कोई नई ड्यूटी इंपोज कर दी है, या फिर प्रोफेशनल ड्यूटीज में कोई नया बदलाव आ गया, जैसे कि आपका आईएएस अपडेट हो गया, सीनियर मैनेजमेंट में कोई बदलाव आया, या चेंज ओनरशिप में कोई बदलाव आया। अब हमारे एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आती है, बहुत ही सिंपल सी चीजें, वो देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मैनेजमेंट की। अब आप देख लो, ये सब बातें हम शुरू में भी कर रहे हैं, एंड में भी कर रहे हैं। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई तो ये बातें हमने तब भी करी है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है। करी नहीं करी? हाँ या ना? Yes, sir. तो शुरू में भी कर रहे हैं, बाद में भी कर रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर साइन करते वक्त भी कर रहे हैं, जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तब भी करेंगे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है, इस फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट इशू करी जाएगी, उसका फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, वो रेफरेंस होगा। इन एडिशनल इसके अलावा कुछ चीजें हो सकती है, जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देना, रेगुलेशन का आपको देना है, लेजिस्लेशन का देना है, ऑडिट की लिमिटेशंस आपको बतानी है, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन की मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, किस बेसिस पे फीस कैलकुलेट करी जाएगी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, समय पे देंगे ताकि आप अपने काम टाइम पे कर पाए, और किस फॉर्म में आप कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा और अदर मैटर्स हो गए, ये तो मैटर्स यहीं से ही। अरेंजमेंट कंसर्निंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड अदर स्टाफ ऑफ द, तो अगर आप इंटरनल ऑडिटर्स को अपने साथ एंगेज करते हो, इन्वॉल्व करते हो, तो वो क्या होगा, और ऑडिटर की लायबिलिटी के ऊपर लिमिटेशन एंड एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज। तो अगर ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसी और पर्सन को प्रोवाइड करना सकते हैं, वो आपको अपनी लायबिलिटी बतानी पड़ेगी। ये चीज है, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, सिंपल सी चीज है। हाँ भाई, ये सब चीजें हमारी कंटेंट के अंदर होती हैं। आ गया भाई समझ में? यस और नो? Yes, sir. ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आपका जो भी कंटेंट है वो क्लाइंट के साथ एग्री होना चाहिए, क्लाइंट अब ये एक्चुअली बस ये चीज इसमें समझ लो, ये चीज याद रखने वाली है कि भाई ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाता कौन है, इसको बनाएगा कौन, इसको ड्राफ्ट कौन करेगा, क्लाइंट करेगा, आप करोगे, कौन करेगा? Auditor. ऑडिटर करेगा, हम करेंगे, ठीक है। हम इसको साइन करके भेजेंगे, क्लाइंट की जो अप्रोप्रिएट लेवल पे काम कर रही अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इसको भेजेगी। इस तरीके से एक फॉर्मेट है, वो आप देख सकते हो कि ये बना हुआ है, ठीक है, ये तो आप खुद ही देख लेना उसमें मैं क्या होता हूँ, ठीक है, ये बना हुआ है। चलो क्वेश्चंस कर लें इसके कुछ और सॉल्व यहाँ पे, यस और नो? ये बताओ भाई, क्वेश्चन कर लें इसके फटाफट, और एक दो। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है मेरी? ना तो बोलो ना, आने का एक सेकंड रुको। ये क्वेश्चन पढ़ो जब तक, क्या लिखा हुआ है है ना। मैं एक मिनट वापस क्लास वापस चालू करता हूँ, ये जब तक एक बार क्वेश्चन ना।
चलो तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ा क्वेश्चन आप लोगों ने ये? Yes, sir. तो यू आर मैनेजर इन दी ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ विलिंग एंड एबल। पोटेंशियल है आप ऑडिट डिपार्टमेंट में मैनेजर हो, ठीक है। एक क्लाइंट है ट्रकर्स कंपनी, ठीक है, आपके पास आती है और बोलती है ऑडिट आपको एक्सटर्नल ऑडिट करनी है इन एडिशन टू सम अदर नॉन ऑडिट सर्विसेज फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसका मतलब इस कंपनी को आप नॉन ऑडिट सर्विसेज भी दोगे। पहले तो ये समझ में आ गई, थ्रेड दिख रहा है यहाँ पे कि जब आप नॉन ऑडिट सर्विसेज दे रहे हो तो Yes, sir. Yes, तो sir. ऑडिट फर्म वाज रिकमेंडेड टू ट्रकर्स कंपनी बाय, आपके एक क्लाइंट ने आपका रिकमेंडेशन दिया था जो कि एक शिपिंग कंपनी है जो कि मेजर कस्टमर्स है इनकी, मतलब आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, उसी ने आपका रिकमेंडेशन ट्रकर कंपनी को दिया है और आपका क्लाइंट और ये ट्रकर कंपनी आपस में एक दूसरे के बिजनेस, ये एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। You have been chosen to lead the management. You have experience of auditing knowledge companies. आपको एंगेजमेंट पार्टनर चूज किया गया, लीड आप करोगे एंगेजमेंट को, ठीक है, क्योंकि आपने ओएनपी की भी ऑडिट करी है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे इस एंगेजमेंट को लीड करने के लिए चूज किया गया है। Arranging the initial meeting with the director of Trevor Company, you discovered that you have studied accountancy with the finance director at university. क्या थ्रेड क्रिएट हो रहा है भाई यहाँ पे? इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो आपके साथ पढ़ा हुआ है। क्या थ्रेड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? Familiarity. Familiarity. फैमिलियरिटी थ्रेड्स, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। ट्रकर कंपनी ने हैज नॉट मेड अ प्रॉफिट, लास्ट 2 साल से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई दिस इज लार्जली ड्यू टू द एस्केलेटिंग कॉस्ट इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द फ्रूट प्राइसेस। और डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फ्यूल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इस वजह से हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा। दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे हैव नाउ कंट्रोल देयर कॉस्ट फॉर द, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट है कि इस साल की करंट ईयर की कॉस्ट उन लोगों ने कंट्रोल कर ली है। तो पिछले 2 साल में तो प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन दे आर श्योर कि भाई इस साल हम प्रॉफिट कमाएंगे, कमाया है मतलब, ठीक है। दे हैव आल्सो बीन अप्रूव्ड द टेंडर फॉर लार्ज प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल इंप्रूव द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। कोई इनको एक टेंडर भी बहुत बार टेंडर मिला है जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। दे वुड लाइकली टू असिस्ट देम इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस टेंडर एंड प्रेजेंट देम विद द, अब ये काम करोगे क्या आप इनके लिए कि आप इनके लिए टेंडर प्रिपेयर करोगे और जो है उसको प्रेजेंट करोगे उसके उनके साथ में मिल करके? अगर किया तो किस तरह का थ्रेड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आप कहीं ना कहीं फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो थ्रेड क्रिएट हुआ है एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ो, द प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर फर्म, द फाइनेंस डायरेक्टर टेल्स you that the current auditors have identified material misstatement but the board of directors are refusing to make these adjustments. If adjusted, it would turn the break-even position into a loss. तो प्रायर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा वो किसी दूसरी ऑडिट फर्म ने ऑडिट किए थे, फाइनेंस डायरेक्टर आपको ये बता रहा है कि भाई हमें you that the current auditors have identified the material misstatement. करंट अभी जो ऑडिटर्स काम कर रहे हैं उन लोगों ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एडजस्टमेंट्स को करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट किए गए तो कंपनी का ब्रेक इवन पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है ब्रेक इवन पोजीशन? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पोजीशन। Sir, revenue equals to cost. हाँ, जहाँ पे मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है, उसको हम लोग ब्रेक इवन पोजीशन कहते हैं, है ना, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं भैया एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारी ब्रेक इवन पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये करंट ऑडिटर्स ने को इन्होंने ये जो सिचुएशन है बताई है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? आया ना? Yes, sir. The current auditors have replied to your professional, आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर दिया था, करंट ऑडिटर्स ने रिप्लाई किया है और उन्होंने बताया कि उनकी फीस बकाया है, ड्यू है, जो प्रायर ईयर की है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। You calculate the potential fees from Prakas company would amount to approximately 14 years of the total fee income, और आप जो फीस चार्ज करने जाओगे आपके क्लाइंट से वो अप्रोक्सीमेटली 14% होगी यहाँ पे आपकी जो टोटल फीस आपकी आ रही है। तो अब इसमें हमको 3 तो थ्रेड आइडेंटिफाई करने, एक्सप्लेन करना उन थ्रेड्स को, ठीक है।
अगर आप ये ऑडिट एक्सेप्ट करते हो एज अ न्यू क्लाइंट, ठीक है, हर एक थ्रेड के लिए आपको रिकमेंड करना है कि कैसे इस थ्रेड को मैनेज किया सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई भी 3 थ्रेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes, sir. एक तो ऑडिट, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताई कि ऑडिट मैनेजर उसके साथ में काम किया हुआ है, ठीक है, वो अपने आप में ऑडिट थ्रेड है। इसके अलावा आपका रिकमेंडेशन जिस कंपनी ने दिया था वो कंपनी, ठीक है, और ये वाला क्लाइंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, है ना? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, अभी अपन पढ़ के आए थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जब दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ या तो काम कर रही हैं या कम्पीट कर रही हैं, तो उन दोनों कंपनीज का ऑडिट आपको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, ये थ्रेट है, ठीक है। उसके अलावा ये चाहते हैं कि भाई आप इनके लिए वो टेंडर आप जो है वो आप प्रिपेयर करो, प्रेजेंट करो, उससे एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फीस आपकी 14% चल जाएगी, तो वो एक थ्रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे थ्रेड्स हैं यहाँ पर, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको मैंने थ्रेड्स बता दिए, मुझे नहीं लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप अगर इसको करने की कोशिश करोगे हो जाओगे। ये थ्रेड्स आपको बताने और ये बताना है कि क्या पॉसिबल सेफगार्ड आप लोग यूज करेंगे। वो एक्सप्लेन दी मैटर्स अदर देन द एथिकल मेथड दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय विलिंग एंड एबल प्रायर टू एक्सेप्टिंग। अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि अच्छा थ्रेड जो है वो तो है, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसे मैटर्स थे जो आपको कंसीडर करने चाहिए इस कंपनी के बारे में एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले? तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि भाई जो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हम लोगों को कंसीडर करनी, एक तो हमारे पुराने ऑडिटर की फीस बाकी है या नहीं है? वो एक ऐसा मैटर है जो अदर देन एथिकल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उनको बोलो कि भाई ये फीस आप इनकी पे करो, बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. वो सारी चीज तो प्रोफेशनल क्लियरेंस आपको लेनी पड़ेगी। आपकी फीस उसकी ड्यू है, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये फीस मेरी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फ्यूचर। इसके अलावा करंट ऑडिटर्स का डिसएग्रीमेंट है, तो आप क्या ये काम आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि भाई ये करंट ऑडिटर्स के साथ डिसएग्री, मैं ऑडिट करूंगा तो मेरे साथ भी एग्री होंगे नहीं होंगे, मेरी भी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ये आपको देना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी फीस देखनी है, मेरी फीस देख पाएंगे नहीं दे पाएंगे, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, लॉसेस में फर्म काम कर रही है, करंट ऑडिटर बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आप जो है वो एडजस्टमेंट करो, तो उससे तो ब्रेक इवन से भी नीचे चल जाएंगे, तो मेरी फीस ये दे पाएंगे नहीं पाएंगे, तो फाइनेंशियल इनके साथ ये और डिफिकल्टी है। तो वो सब चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी है वो उनमें से आपको ये आंसर यहाँ पर देना है। तो और ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ये तो सीधा ही कर सकते हैं। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे? एथिका, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, which is not a fundamental ethical principle. Independence. Independence. इंडिपेंडेंस फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल नहीं है क्या? No, sir. फिर क्या है? जल्दी सर बताओ बाकी फिर। 3 है. कौन कौन से हैं? इंटीग्रिटी है, Yes, Yes, sir. sir. और कौन सा है? इंडिपेंडेंसी है या नहीं है? No, No, sir. sir. नहीं है इंडिपेंडेंसी। No, sir. और ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आंसर इसका हो गया आपका बी, इंडिपेंडेंसी। क्योंकि इंडिपेंडेंसी इट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये इन्होंने बोला है कि भी ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वो तो क्या ऊपर हमारे दे ही रखे हैं 5 या 6 पॉइंट, उसमें से आंसर है इसका। दे रखे हैं ना 5-6 पॉइंट उसमें, ये सुनो शुरू में जो Yes, पढ़ा sir. था। Yes, sir. Which of these statement provides best explanation of integrity? को कैसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है? Members should act diligently and in accordance with applicable technical professional. Members should not bring the profession into disrepute. Members should not use client information for personal advantage. Members should be straightforward and honest in all professional and business relationship. कौन सा स्टेटमेंट Option D. सबसे? Option D. ऑप्शन डी, क्योंकि इंटीग्रिटी मींस ऑनेस्टी होता है, तो इनका डी आंसर आ गया। एक मेंबर है गिल्टी
फाउंड हुआ है एथिकल मिसअंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि प्रोफेशनल क्लियरेंस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। ठीक है, by failing to respond the professional clearance request from another. This is a breach of which fundamental principle? Integrity, independence behavior, professional behavior, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच किया है इसने? यहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं की है, इंडिपेंडेंसी का कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर का ही लेना देना है। आपसे कोई Yes, sir. दूसरा Yes, sir. ऑडिटर मांग रहा है कि भाई मेरे को आप यहाँ पे क्लियरेंस दे दो, और आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, so it is not a professional behavior that is expected from you. You should act in a professional manner. ठीक है, which of the following statement best describes the conceptual framework approach to ethics? A set of rules, a set of principles, the conceptual framework is set out in company or set out with the auditor applies at their discretion. क्या है? Option B. सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से अप्लाई करता है, सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाई डू ऑडिटर नीड टू बी इंडिपेंडेंट? क्यों होगा? तुम ही बता दो, मैं क्या बताऊं उसमें। To ensure Option B. users of the auditor report can replace reliance on it. To ensure financial statement give a true and fair, to provide more regulations for auditor to the law required it. क्या है सिंपल? Option B. बी थोड़ी ना, ए। हमारा इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है कि जो लोग इसको पढ़ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट को, वो उस पर विश्वास कर सकें। ठीक है, Yes, sir. हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसके लिए हमारा इंडिपेंडेंट होना जरूरी थोड़ा भी। वो है या नहीं है, वो तो होंगे जब मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा। नहीं होंगे तो मैनेजमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कहाँ से व्यू देंगे? चलो, you are the audit manager responsible for the audit of Bloom company, a listed company है। You have been informed by one of the audit juniors that the finance director offered to take the audit team to a World Cup final. ठीक है, अब वो कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि जूनियर्स को वर्ल्ड कप दिखाने ले जाएगा, वो भी क्लाइंट के एक्सपेंस पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छे से काम करने के लिए। The finance director requested you to attend a social event where the company will outline new rights issues of ordinary shares to the shareholders. ठीक है, सोशल इवेंट में आपको बुला रहा है जहाँ पे कंपनी अपने आउटलाइन बताएगी, will outline a new right issue of ordinary shares to the finance director believe that the presence of the action will add credibility to the rights issue and the increasing the chance of waiving the required finance. अब इनमें से which is not a threat to the objectivity? अब ऑब्जेक्टिविटी के लिए थ्रेट क्या नहीं है? इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन। कौन सी चीज ऑब्जेक्टिविटी के लिए थ्रेट नहीं है? सेल्फ रिव्यू है, एडवोकेसी, इंडिपेंडेंस कोई थ्रेट है क्या ऑब्जेक्टिविटी को? No, sir. No, sir. नहीं है ना। चलो, विच एथिकल थ्रेट वुड बी क्रिएटेड इफ ऑडिट मैनेजर, अगर आप सोशल इवेंट में चले जाओगे तो कौन सा थ्रेट क्रिएट होगा? बहुत ही सिंपल है यार, फैमिलियरिटी थ्रेट तो क्रिएट होगा नहीं। Familiarity नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। सोशल इवेंट में आप गए, आपके सब जाने से advocacy। शेयर होल्डर्स को विश्वास आया, मतलब आपने कंपनी को रिप्रेजेंट किया वहां पर कि कंपनी सही कर रही है। एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप कंपनी का, Yes, हाँ, sir. तो शेयर होल्डर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां आपका जाना नहीं बनता था। तुम्हारी इच्छा यार, जो शेयर इशू करने करो, आप मेरे को बुला रहे हो, मेरे को देख के ऑडिट लगेगा हाँ भाई ये आया, ये खुद ऑडिट, मतलब ऑडिटर को आप बुला के दिखा रहे हो कि देखो ऑडिटर खुद आया है, हम कितने अच्छे हैं। तो एडवोकेट्स आप उनकी क्यों यहाँ पे आप उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो? Which of the following is likely to be the most significant threat created by the offer of tickets? ये तो तुम खुद बता दोगे। क्या होगा अगर जूनियर्स को टिकट लगा के वो वर्ल्ड कप दिखाने ले जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, Self-interest. एडवोकेसी, इंटिमिडेशन। Self-interest. सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन इफ एनी, फी लेवल पे क्या रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे? 15%. 15% का रेस्ट्रिक्शन है, सिंपल सी बात है। For clients where the level of fees must be monitored, what safeguard can the firm apply to reduce the threat to an acceptable level? तो जहाँ पे फीस, for clients where the level of fees must be monitored,
ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट जहाँ पे आपको फीस मॉनिटर करना जरूरी है कि उनसे क्या फीस आ रही है, तो ऐसे केस में आप क्या सेफगार्ड उन फर्म्स के लिए अप्लाई करेंगे ताकि इस थ्रेड को हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सके। क्या हम ऑडिटिंग मेंबर्स को रोटेट करेंगे एनुअल बेसिस पे, क्या हम ये मैटर ऑडिट कमेटी से डिस्कस करेंगे, और क्या हम एक एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे? क्या रोटेशन करना कोई सही है क्या? रोटेशन करोगे No, क्या sir. क्लाइंट ऑडिट टीम मेंबर्स से? फीस पे क्या फर्क पड़ेगा? फीस तो उतनी आएगी सर। पड़ेगा फीस पे कोई फर्क? यस और नो? No, sir. लेकिन ऑडिट कमेटी से डिस्कशन करना बनता है, ठीक है? जब आप यहाँ पर आपकी फीस को मॉनिटर किया जाना है, तो ये चीज आपको ऑडिट कमेटी से डिस्कस करनी चाहिए, और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर तो अपॉइंट करना ही करना है। तो ऊपर अपन ने पढ़ा ही था, जब फीस ज्यादा हो जाती है और हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक थ्रेड होता है, तो हमारा काम एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर से रिव्यू कराते नहीं कराते? यस और नो? Yes, sir. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई कंप्लीट। आगे क्वेश्चन समझ में क्लियर है? चैप्टर अपना पूरा हो गया है, Yes, sir. ठीक है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह देखो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल थोड़ी काम है, कल मुझे मॉर्निंग जल्दी जाना है 7:30 को, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तुम लोगों की सुबह, पर कल होगी शाम को क्लास। पर शाम को अगर मेरे में हिम्मत बची तो मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा आकर के। तो कल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना? हमारी जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस? अब ये 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, तो शुरू के 50 क्वेश्चन जो उसमें गिवन है वो प्रैक्टिस मैनुअल में, वो हमारे इसके गिवन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप थोड़ी सी और आगे जाओगे तो उसमें आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो सब्जेक्टिव नेचर के होंगे। तो वैसे दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे क्वेश्चंस को घर पे? तो स्टार्ट तो कर दिए। हो रहे हैं सॉल्व अभी? सर कुछ कुछ में डाउट है। नहीं, डाउट होना एक अलग बात है। देखो, अगर तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 2 में डाउट आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेजर बात ये है। डाउट तो क्वेश्चन हो सॉल्व रहे करोगे सर। तभी हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, ये बताओ। यस सर। चलो ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को करते रहो, कल हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल मैं सुबह नहीं लूंगा।